हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए जो हमारा साइंस का टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग के बारे में। ध्वनि एवं तरंग के बारे में अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया तरंग क्या होती हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ तरंग कहलाती हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो है उसे ही क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। अब विक्षोभ का मतलब ये होता है डिस्टर्बेंस। जैसे कि देखो, यहाँ पे जैसे वाटर भरा हुआ है, ये वाटर यहाँ पे भरा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि एक कोई कंकड़ फेंका जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे इसके बीच में, तो ऐसे ऐसे पानी की जो लकीरें टाइप चलती हैं, क्या चलती हैं, तरंग कहलाती हैं। जैसे कि यही क्या है, तरंग है। या फिर किसी अन्य माध्यम, जैसे कि ये क्या है, ये कोई डोरी है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मारा जाएगा झटका किसी डंडे से या फिर हाथ से, तो इसमें से क्या है, यहाँ पे इधर इधर तरंग उत्पन्न होंगी। तो ये जो माध्यम है इसमें से क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसे ये वाला जो माध्यम है पानी वाला, इसमें क्या हो रहा है, जब कंकड़ फेंका जा रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें से उस माध्यम में। तो यही विक्षोभ जो है ये क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। अब बात की जाए तरंग के प्रकार के, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की तरंगें पढ़नी है, यांत्रिक तरंग और विद्युत तरंग। और तरंगें होती कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की होती हैं। अब जैसे कि बताया गया है, टाइप्स ऑफ वेव, तरंग के प्रकार। मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, और मैटर वेव जिनको पदार्थ तरंग कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। अब पहली हमारी यांत्रिक तरंग। जिन तरंगों को यात्रा करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंग कहा जाता है। जैसे कि ध्वनि तरंग, जैसे कि ध्वनि को चलने के लिए क्या होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जिन तरंगों को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक बल्ब होता है तो बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, कोई भी क्या होता है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब उसके बाद है पदार्थ तरंग। कौन सी तरंग, पदार्थ तरंग। पदार्थ तरंग वो तरंग है जो उपपरमाणविक कणों से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं, उपपरमाणविक कणों से उत्पन्न होती हैं। वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जैसे कि उपपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके द्वारा जो तरंग उत्पन्न की जाती हैं उन्हें पदार्थ तरंग कहा जाता है। अब जैसे कि जो मेन टाइप्स जो होते हैं तरंग के, 2 प्रकार होते हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब यांत्रिक तरंगों के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंगें होती हैं, इसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में होता है। इसमें जो माध्यम के कणों का जो कंपन होता है, कहाँ कैसे होता है, तरंग के संचरण की दिशा में होता है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया अनुदैर्ध्य तरंग का जो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया, जैसे कि तरंग की गति की दिशा और कणों के कंपन की दिशा क्या होती है, सेम होती है। और जैसे कि ये क्या है, ये क्या तरंग है ये, और यहाँ पे जो कण दिखाई दे रहे हैं तो इनके भी क्या डायरेक्शन क्या सेम है, कणों की दिशा भी सेम है, और इसमें तरंग की गति की भी दिशा क्या है, सेम होती है अनुदैर्ध्य तरंग में। अब यहाँ पे नोट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग की गति और कणों का कंपन एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे क्या होता है, समांतर, मतलब एक डायरेक्शन में होता है इसे। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग, जिन तरंगों में कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो बनाया गया डायग्राम ट्रांसवर्स वेव का, अनुप्रस्थ तरंगों का। जैसे कि अनुप्रस्थ तरंग में कणों के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। अब देखो इसमें तरंग की गति जो है ऐसे ऐसे, तरंग तरंग क्या है इसमें से, ये जैसे तरंग है, ये तरंग की गति है, तो इसमें से कणों की दिशा क्या होती है, इनके लंबवत होती है, ऐसे होती है। कैसे होती है, लंबवत होती है ऐसे, कणों के कंपन की दिशा। और वेव की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, तरंग की दिशा इस प्रकार होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे संपीड़न और विरलन के बारे में। संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है।
जब किसी स्प्रिंग के फेरे नज़दीक हों उसे संपीड़न कहते हैं। या फिर जब किसी माध्यम में जो है कण क्या होते हैं, जब पास पास होते हैं तो उसे संपीड़न कहते हैं, और जब कण दूर दूर होते हैं तो उसे विरलन कहा जाता है। जैसे कि, और विरलीकरण क्या है, इसमें फेरे दूर दूर होते हैं। जैसे कि स्प्रिंग में क्या है, फेरे जब दूर दूर होते हैं तो उसे विरलन कहते हैं, और जब पास पास होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखो ये क्या है, कोई पदार्थ जैसे कि है, तो इसमें क्या है, जैसे कि ये वाले जो कणों के कण क्या है, क्या है, इसमें बहुत नज़दीक नज़दीक इस माध्यम में, और इस माध्यम में कण जहाँ पे बहुत दूर दूर है, तो जब दूर दूर कण होते हैं तो उसको विरलीकरण कहते हैं, और जब कण पास पास होते हैं तो उसको संपीड़न कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, किसी भी तरंग की लंबाई, किसी भी तरंग की जो है लंबाई क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या फिर इसको ऐसे कहा जा सकता है, किसी भी तरंग के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। जैसे कि ये क्या है, तरंग चल रही है, कोई तरंग है ये, ठीक है, तो ये बिंदु से लगाकर ये बिंदु के बीच की जो है दूरी है, डिस्टेंस जो है, तो यही क्या कहलाएगी, यही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको एम से मापा जाता है, और इकाई क्या है, इसका इकाई भी मीटर होता है, और एंगस्ट्राम इसका मात्रक होता है, और एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर -10 मीटर लिखा जा सकता है। अब बात की जाए आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूर्व कंपन करने में लिया गया समय। तो जैसे कि ये क्या है, ये कोई तरंग है, तो इस तरंग को एक कंपन पूरा करने में जो समय लगेगा तो वही क्या है, वही आवर्तकाल कहलाएगा। अब बात कीजिए आवृत्ति की। आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में उत्पन्न किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे एक कंपन पूरा करने में जो समय लगा उसको क्या कहेंगे, उसको आवर्तकाल कहेंगे। और एक सेकंड में कितने कंपन उत्पन्न हो रहे हैं उसको कहा जाएगा आवृत्ति। क्या कहेंगे, उसको आवृत्ति कहेंगे। इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है इसका मात्रक, हर्ट्ज होता है। अब जैसे कि बताया गया आवृत्ति के बारे में कि आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है, उल्टा होती है। अब यहाँ पे संबंध होता है इसमें से आवर्तकाल और आवृत्ति में कि n = 1/t। इसे NF और D से प्रदर्शित करते हैं। किसे, आवृत्ति को। आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध बताया गया है ओमेगा = 2πf। ये संबंध होता है आवृत्ति और कोणीय वेग में। अब बताया गया यहाँ पे आयाम के बारे में। आयाम क्या होता है, तरंग द्वारा किसी एक दिशा में तय किया गया सर्वाधिक विस्थापन। तरंग द्वारा किसी एक ही डायरेक्शन में तय किया गया जो सर्वाधिक विस्थापन होता है उसे कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं, इसको आयाम कहते हैं। अब बात की जाए वेग की, तो तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इसे v से दर्शाते हैं। किससे, v से दर्शाते हैं। और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और वेग में संबंध क्या होता है, तो वेग = होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ पे बात की जाए ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कानों में सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे बताया गया है प्रबलता के बारे में, लाउडनेस के बारे में। ध्वनि कितनी तेज या धीमी है उसे ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। अब बात की जाए तारत्व की। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व क्या करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और जो प्रबलता होती है, प्रबलता जो होती है वह ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इनको याद रखना है आपको। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है तारत्व। तारत्व के द्वारा किसी ध्वनि का पतला या भारी होना संभव है। किसी व्यक्ति का जो है, या फिर किसी मनुष्य, किसी जानवर, किसी में भी, किसी वाद्य यंत्र में भी जो ध्वनि का पतला या भारी होना जो है किस पर निर्भर करता है, तारत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण जैसे कि मच्छर की भिनभिनाहट में तारत्व अधिक होता है, जबकि शेर की दहाड़ में तारत्व क्या होता है, कम होता है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है,
तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। अब बताया गया ध्वनि की चाल के बारे में। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, जैसे कि सघन माध्यम या फिर विरल माध्यम। सघन माध्यम में चाल अधिक होगी, विरल माध्यम में चाल अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा पाई जाएगी ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अब जैसे कि फिर से यहाँ पे बताया गया सघन माध्यम क्या होता है, वो माध्यम जिनमें कण बहुत पास होते हैं उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। उसके बाद है विरल माध्यम, वो माध्यम जिनमें कण बहुत दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहा जाता है। ध्वनि का वेग सघन माध्यम में अधिक होता है तथा विरल माध्यम में ध्वनि का वेग कम होता है। और जैसे ध्वनि का वेग बताया गया सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उसके बाद फिर लिक्विड द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये भी आपको याद रखना कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है, यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब बात की जाए यहाँ पे विभिन्न भौतिक राशियों का ध्वनि के वेग पर प्रभाव। तो सबसे पहले दाब का प्रभाव। यदि तापमान नियत है तो दाब का ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि दाब से ध्वनि की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किसका पड़ता है, तापमान का पड़ता है। अब जैसे ताप का प्रभाव यहाँ पे बताया गया है, तो यदि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, यदि ताप बढ़ेगा तो क्या है, ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे दाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात की गई है ह्यूमिडिटी की। तो सूखे गर्म दिनों की अपेक्षा ध्वनि का वेग नमी वाले दिनों जैसे कि बरसात के दिनों में अधिक होता है। तो ह्यूमिडिटी का प्रभाव यह पड़ता है कि नमी वाले दिनों में क्या है, ध्वनि की जो है तीव्रता अधिक होती है। अब बात की जाए ध्वनि के प्रकारों के बारे में, तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आप श्रव्य ध्वनि जिनको सुना नहीं जा सकता, उसके बाद श्रव्य ध्वनि जिनको सुना जा सकता है, और उसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि होता है, इनको भी नहीं सुना जा सकता। अब बात की जाए अपश्रव्य ध्वनि जो होती हैं, इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें हम सुन नहीं सकते। उसके बाद श्रव्य तरंगें जो होती हैं जिनको सुना जा सकता है, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन तरंगों को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव या फिर पराश्रव्य तरंगे। तो इन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य इनको भी सुन नहीं सकता। अब इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि चमगादड़ इसका यूज करता है, और सोनार, इन जगहों पर क्या किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनियों का यूज किया जाता है। अब बात की जाए सोनार। सोनार क्या होता है, इसका उपयोग समुद्र में किसी बाधा या वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, इसका उपयोग समुद्र में किसी बाधा या पता लगाने के लिए किया जाता है।